हाँ तो दोस्तों, अभी अभी एक और नई एनीमे रिलीज हुई है। मैंने सोचा कि इसे भी एक्सप्लेन कर दूं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कहानी को आगे बढ़ाएं या फिर यहीं पर रोक दें। अगर आप कहेंगे तो ही मैं इसे वापस एक्सप्लेन करूंगा। हाँ तो ये कहानी है हमारे हीरो वांग यून की, जो कि ईस्ट किंगडम का एक सामान्य राजकुमार था। वैसे तो नसीब में उसकी सिर्फ एक राजगद्दी थी, लेकिन उसने चुना तकदीर से बगावत का रास्ता। बैटल सेलेस्टियल ऑफ द बीस्ट की लेगेसी। उसी पल उसका एक पुनर्जन्म हुआ, एक नई शक्ति का, एक ऐसा योद्धा का जो ना तो इंसान रहा और ना देवता, बल्कि कुछ और दुनिया के लिए तो सिर्फ वो एक राजा था, एक उदार सम्राट। लेकिन स्वर्ग के लिए वो था एक पापी, एक हेवन डिवावरिंग डीमन, जिसने तीनों लोगों के नियम बदल दिए और जिसे कोई भी देवी शक्ति रोक नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है, क्या वांग यून सच में एक नायक है या वो बन चुका है सबसे बड़ा विनाशक? तो चलो बिना वक्त जाया करे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जशियान क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। इसका नाम है मिंगलोंग। वो एक बहुत ही खूबसूरत धुन गुनगुना रही थी कि तभी हेवन से आवाज आई कि मिंगलोंग, तुमने फॉरबिडन आर्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत कैसे करी? तुम्हारी वजह से 10,000 डिमंस भड़क गए हैं और अब वो हमारे सेलेस्टियल कोर्ट के खिलाफ बगावत करेंगे, जिसके चलते हमारे सेलेस्टियल कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी इस गलती के चलते तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसके बाद हमें सेलेस्टियल कोर्ट की विशाल आर्मी दिखाई देती है। उसका लीडर उन्हें हुक्म दे चुका था कि जल्दी से एरी को फॉर्म कर लो, आज हम इस मिंगलोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने जल्दी से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया और फिर उसी में से एक डिवाइन स्लैश रिलीज होते हुए सीधे मिंगलोंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मिंगलोंग तो एकदम रिलैक्स है, उल्टा वो तो कानों को साफ करते हुए सेलेस्टियल कोर्ट के लोगों को कह रही थी कि तुम तो बहुत ज्यादा ही शोर मचाते हो। और फिर उसने अपने कानों के अंदर से एक स्टेप बाहर निकालकर सीधा उस डिवाइन स्लैश को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो सीधा जंप लगाते हुए इन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देती हैं। उस पर तो उन लोगों की पावरफुल से पावरफुल टेक्निक का भी कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा मिंगलोंग ही इतनी सारी आर्मी पर भारी पड़ गई। वो कहने लगी कि जेड एम्पर ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हें तो हमेशा ही डर्टी ट्रिक्स खेलने अच्छा लगता है। अगर तुम में जरा भी दम है तो आकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते ही हेवन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि एक तो तुमने इमोर्टल के रूल ब्रेक किया है और ऊपर से तुम्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। तुमने रूल के खिलाफ जाकर खुद ही अपनी मौत को बुलावा भेजा है। जिस पर मिंगलोंग कहती है कि मैं ऐसे रूल्स को नहीं मानती जो कि बस लोगों को सप्रेस करने के लिए बनाए गए हो। और फिर हेवन और मिंगलोंग के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया। मिंगलोंग पावरफुल तो थी, मगर उसमें इतनी भी शक्तियां नहीं थी कि वो हेवन का मुकाबला कर पाए। मगर फिर भी मिंगलोंग ने सेलेस्टियल कोर्ट को तगड़ी टक्कर दी। मगर उसका मुकाबला था एक विशाल आर्मी से, जिसे वो सुप्रीम इमोर्टल हरा नहीं पाई। उसे पता था कि थोड़ी देर में सेलेस्टियल कोर्ट उसे खत्म कर देगा, इसलिए मिंगलोंग ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो अपने दुश्मनों के हाथों मारी न जाए। साथ ही उसका जो भी मैजिकल स्टाफ था वो भी अपने आप मीटोरॉइड में ट्रांसफर होकर इस दुनिया में बिखर गया। और अब हमें 1200 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एक इमोर्टल बीस्ट गार्ड एक बंदे को पनिश किया जा रहा है। और यह है हमारा हीरो वांग यून, जो कह रहा था कि जो क्राइम मैंने किया ही नहीं, भला मैं उसके लिए कन्फेस कैसे कर सकता हूँ। जिस पर उसे कोड़े मारने वाला बंदा कहने लगा कि तुम टोंगसान स्वॉर्ड पीक के कोई प्रिंस नहीं हो, बल्कि यहाँ के सर्वेंट हो, और मामूली से गुलामों पर ऐसा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो अब जल्दी से बताओ कि तुमने क्रेन परिंदों को पॉइजन क्यों किया? तो वांग यून उससे कहता है कि मैं पहले भी यही बोल चुका हूँ और हर बार यही बोलूंगा कि मैंने उस परिंदे को पॉइजन नहीं किया। इस बंदे का नाम था जाओ चैन और ये पहले ही वांग यून से नफरत करता है। वो कहता है कि वांग यून, चलो आज देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा टफ है या फिर मेरा चाबुक। और फिर वो दोबारा से उसे पीटना शुरू कर देता है। अब तक वहाँ पर वो एक बुजुर्ग भी पहुँच गए। वो कह रही थी कि प्लीज उसे मत मारो, इस बच्चे ने किसी क्रेन परिंदे को पॉइजन नहीं किया, प्लीज इसे छोड़ दो। इसका नाम है एल्डरसन और ये वांग यून को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। वांग यून उनसे कह रहा था कि सीनियर प्लीज आप इस बंदे के सामने भीख मत मांगे, वैसे भी ये बेवकूफ मुझे टारगेट कर रहा है, इसलिए आपके रोने धोने का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। जो सुनते ही जाओ चैन कह रहा था कि अगर तुम्हें यह परिंदा पॉइजन नहीं किया तो फिर किसने किया? और उतने में ही वहाँ पर एक इमोर्टल सीट की एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि अब वो रात आ चुकी है, मगर फिर भी इस बंदे से तुम सच्चाई उगलवा नहीं पाए। इसे तो मैं तुम्हारी नाकामी समझूं या फिर इस बंदे की बहादुरी।
जो सुनते ही जाओ चैन सीधा उनके पाँव में गिरकर उनकी जूती साफ करते हुए बताने लगा कि वांग यून काफी ज्यादा जिद्दी है, इसे मैं कब से पीट रहा हूँ, मगर अभी भी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर सिटीजन कहने लगा कि अगर ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता तो फिर उसका सीधा इल्जाम तुम पर आएगा। जो सुनते ही जाओ चैन ने वांग यून को और ज्यादा तेजी से मारना पीटना शुरू कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि जल्दी बता, तूने इस सेलेस्टियल किरण को जान से क्यों मारा, आखिर उस परिंदे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। और उतने में ही एल्डरसन कहने लगे कि प्लीज वांग यून को छोड़ दो, लगता है मैंने गलती से खाना समझकर वो पॉइजन किरण परिंदे को खिला दिया होगा। इमोर्टल, अगर आपको किसी को पनिश करना ही है तो वो मुझे कीजिए, लेकिन मेरी गलती की सजा इस बेकसूर वांग यून को मत देना। जो सुनते ही सिटीजन उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि क्या अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे, जिसके बाद उसने एक ही अटैक में एल्डरसन को बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही साथ वो वांग चुन को हुक्म देते हुए कहता है कि जाकर इस बुड्ढे को रूल सिखाओ। जो सुनते ही जाओ ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर तब तक वांग यून ने खुद को आजाद कर दिया था। वो उसका विप पकड़ते हुए कहने लगा कि ना ही मैंने और ना ही एल्डरसन ने उस परिंदे को पॉइजन किया है, मगर फिर भी तुम लोग हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। वैसे भी तुम लोग बेवजह हमें टॉर्चर करते हो क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हैं, मगर अब बस बहुत हो गया। अगर आज तुम मुझे खत्म करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वांग यून ने एक जोरदार पंच के साथ वांग चुन को काफी ज्यादा दूर पुश कर दिया था। साथ ही साथ उस पर एक और पंच हिट करने वाला था, मगर उतने में सितुजन पीछे से आकर उसके सीने में अपनी विप घुसा देता है। वहीं पर सितुजन वांग यून से कह रहा था कि तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है, इसी वजह से तो तुम्हें ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया गया। अब वांग यून को बुरी तरह से घायल करने के बाद वो बंदा वहाँ से निकल पड़ा। उसके साथ हम और एक बंदी को देख पाते हैं जिसका काम है सितुजिन को प्रोटेक्ट करना। वो कहता है कि नांगोंग, यह बंदा मुझ पर अटैक करने वाला था, मगर फिर भी तुमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पर नांगोंग जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे आपके बड़े भाई कांग ने अपॉइंट किया है ताकि मैं मुश्किल हालातों में आपकी मदद कर पाऊँ, और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो एक मामूली सा मैटर था। जिस पर सितुजिन कहने लगा कि हाँ, तुम तो मेरे बड़े भाई की फिक्र करती हो, मेरी तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अब अगले सीन में हमें वांग यून की ग्रेव दिखाई गई, यानी कि वांग चुन ने एक ही अटैक में उसकी मौत हो चुकी थी। एल्डरसन भी उसकी मौत पर काफी ज्यादा दुखी हैं। वो कहते हैं कि वांग यून, मेरे कोई बच्चे नहीं है, कई सालों से हम दोनों एक साथ थे। इस वक्त पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी फैमिली हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार किया, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है। मैंने तुम्हारे लिए एक मिस्टेड का पीस रखा हुआ है जो कि कई पीढ़ियों से हमारे जनरेशन टू जनरेशन मेरी फैमिली में पास होता आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे पाया, यह मिस्टेड मेरी तरफ से प्यार का एक नजराना समझ कर रख लो। इधर ग्रेव के अंदर हम मिस्टेड के टुकड़े को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर वांग यून को एक एबिस में धकेलने लगी। वहीं पर एल्डरसन उसे सेफ जर्नी की विश कर रहे थे, और उतने में ही वांग यून की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने दुश्मनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने उस पर अपने खोखले रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाया। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वांग यून कोई गुलाम नहीं था, बल्कि ईस्टर्न पैलेस का एक क्राउन प्रिंस है, लेकिन उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए उसे उसका टाइटल छीन गया। इतना ही नहीं, वांग यून को तो अपने ही राज्य से वेनिश कर दिया था, जिसके चलते वांग यून को अपनी कॉन्टिनेंट छोड़कर दूसरी रियासत में आकर एक गुलाम की जिंदगी गुजारनी पड़ी। उतने में ही वांग यून कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों सरफराज नहीं हो सकता, ना तुम लोग मुझे मार सकते हो और ना ही ये जमीन मेरे दिल को दफना सकती है। अब तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक योद्धा वापस आ चुका है। मैं हेवंस के बनाए रूल्स को ब्रेक करूंगा। और उतने में उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलीज होने लगता है। उस ब्लैक एबिस की मैजिकल पावर्स उसकी बॉडी में समा गई थी। वो कहता है कि एक दिन मैं एक ग्रेट सेंट बनूंगा जो कि सेलेस्टियल पैलेस के एम्परर को भी हराने की ताकत रखेगा। साथ ही यहाँ पर उसे एक और डिवाइन आवाज सुनाई देने लगी जो उसे बता रही थी कि तुमने मेरी टीचिंग को इनहेरिट किया है, जिसके चलते तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा स्पेशल वज्रा बॉडी टेक्निक मिलेगी। उसे मास्टर करने के बाद तुम अर्थ को चीरते हुए हेवंस तक पहुंच जाओगे। तुम्हें फिर कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे पास 3-fold निर्वाणा और सी ऑफ ऑल धर्मास की पावर भी होगी। दरअसल ये सारी टेक्निक बिलोंग करती हैं एंसेंट सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग से, जिसने हजारों साल पहले हेवन का मुकाबला किया था, और अब उसी के ड्रैगन स्टॉल पर सवार होकर वांग यून हेवन में मौजूद इमोर्टल रन का नजारा देख पाता है। वो कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे कभी लगा नहीं था
कि मोटल्स की दुनिया के ऊपर ऐसी एक दुनिया भी होगी। इधर वांगचुन एल्डर सन से दोबारा से परेशान करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि अब तो तुम्हारा प्यारा वांगचुन ऑलरेडी मर चुका है और जन्म में चला गया होगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाए। जिस पर एल्डरसन कहते हैं कि ऑलरेडी तुम लोगों ने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, तुमने मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया, प्लीज अब तुम मुझे सुकून से मरने दो। जिस पर वांगचुन कहता है कि अरे मैं तो आपकी काफी ज्यादा फिक्र करता हूँ, मुझे पता है कि वांगचुन के बिना आपका दिल नहीं लगेगा और क्यों ना मैं आपको भी उसके पास भेज दूं। इस तरह से आप दोनों एक बार फिर से रियूनाइट हो सकते हो। और अब वो एल्डरसन पर एक अटैक करने वाला था कि तभी वांगचुन की ग्रेव ब्रेक होकर उसे काफी ज्यादा दूर पटक देती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अपना हीरो वांगचुन दोबारा से रिवाइव हो चुका है। उसे देखकर तो जाओ चैन के होश उड़ गए। वो कह रहा था कि वांगचुन ये कॉफिन भी तुम्हें रोक नहीं पाई। और उतने में ही वांगचुन अपनी आंखें खोलकर कहने लगा कि तुम मेरे सीनियर को किसी से रियूनाइट करना चाहते थे, तो ये लो मैं वापस आ चुका हूँ। तो वांगचुन भी अपने स्पेयर को घुमाते हुए कहने लगा कि तुम कोई ह्यूमंस हो या फिर गोस्ट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहले भी मारा था और अब भी जिंदा दफना दूंगा। जिसके बाद वांगचुन पर अपने स्पेयर से हमला कर देता है, मगर वांगचुन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो अपने एक ही फिंगर से उसे रोक लिया था। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें तो खामोश करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने हल्के से टच से जाओ युआन को चट्टान पर पटक देता है। उसका स्पेयर उसके आर पार घुस चुका था। जिसके बाद वो जल्दी से एल्डरसन को संभालने चला गया, मगर एल्डरसन तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो कहने लगे कि तुम दोबारा से जिंदा हो गए तो तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर तुमने तो रिवाइव होते हुए उस बंदे की जान ले ली। अब अगर ये बात सेक्ट को पता चल गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वांग कहता है कि ठीक है फिर चलो हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं, मगर एल्डरसन ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रहे थे कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं इस चट्टान पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद वो जानबूझकर चट्टान के स्टोन पर अपना सिर पटकने का नाटक करने लगे, जो देखकर वांग कह रहा था कि सीनियर आप हमेशा इस ट्रिक का यूज करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, तो क्यों ना आप इस बार कोई नई ट्रिक का यूज करो। यह तो मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। जो सुनते ही एल्डरसन उस पर मायूस हो गए। वो कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी और हम आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाओ। मेरी वजह से तुम मारे जाओगे, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पर वांग कहता है कि हम पहले ही डोंग्यू किंगडम से भागकर टोंगशान सेक्ट आए थे, मगर इस बार मैं भागना नहीं चाहता। अगले महीने हमारे सेक्ट में एक ट्रायल होने वाली है जिसमें मैं अपना स्टनिंग इंप्रेशन बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिसाइपल बनना चाहता हूँ। इसी तरह मैं उन लोगों से बदला ले पाऊंगा जिन्होंने हम दोनों को हर्ट किया था। अब अगले सीन में हमें बीजो माउंटेन रेंज दिखाई गई जहाँ पर वांग्यू ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो एल्डरसन ने दिए हुए मेटेरॉइड के पीस को देखकर कह रहा था कि इसी छोटी सी पीस ने मुझे इतना पावरफुल इनहेरिटेंस हासिल करने का मौका दिया। अब तो ये ऑब्जेक्ट कोई रिएक्ट नहीं दे रहा, इतना मामूली आइटम तो ये हो ही नहीं सकता। और इतने में ऑब्जेक्ट ग्लो होकर वो वांग्यून को अपने इनहेरिटेंस स्पेस में पहुंचा देता है। वांग्यून को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है। और उतने में उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टेचू नजर आया जिनमें से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज थी मिंगलोंग की। वो कह रहे थे कि लाखों सालों में मुझे कोई बंदा इम्प्रेस नहीं कर पाया था, मगर बच्चे मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारा इमोर्टल से कुछ डीप ही कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें मेरी लेगेसी मिल गई। अब तुम मेरे सामने सबमिट करो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दूंगी। मगर उतने में ही वांग्यू ने बड़े ही फनी अंदाज में उसे उठा लिया और उसे पूछता है कि बच्ची आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो कहने लगी कि बरखुरदार जरा जबान संभाल कर बात करो, तुम हजारों सालों पुरानी पेयरलेस डीमन क्वीन मिंगलोंग से मिल रहे हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझे देखते ही न जाने कितने सारे इमोर्टल्स ने डर के अपनी पतलून गीली की होगी, और अगर तुम मुझे अब नहीं छोड़ोगे तो मैं भी निपटा दूंगी। इसलिए वांग्यू ने उसे सीधा ही जमीन पर पटक दिया, मगर वो तो दुगनी स्पीड से वांग्यू को पछिट करने की पहुंच चुकी थी। हालांकि वांग्यू ने उसके सिर को पकड़कर उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि हो तो तुम इतु सी, मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। अब तुमने ऑलरेडी मुझे अपने बारे में काफी बातें बता दी, तो क्यों ना तुम मुझे प्रैक्टिकली दिखा दो कि तुम कितनी बड़ी जीनियस हो। तो इस तरह से मिंगलोंग के गाइडेंस के अंदर वांग्यू की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला करने के बाद वो लेवल अप किया जा रहा था। वो फाइट करता है और मिंगलोंग उसे कल्टीवेशन के बारे में रूल बता रही थी कि अगर तुम्हें इमोर्टलिटी हासिल करनी है
तो उसकी शुरुआत होगी तुम्हारी मोर्टल बॉडी को टेम्पर करने से। सबसे पहले तुम्हें अपना फ्लैश टेम्पर करना होगा, उसके बाद बारी आएगी मसल्स की, और फिर तुम्हारे बोन्स टेम्पर होंगे। और इसी को फॉलो करते हुए वांग युन व्रजा बॉडी की सेकंड लेवल व्रजा टेंडेंस पर पहुंच जाता है। और फिर पूरे 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद उसकी बॉडी में मौजूद सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ओपन हो गए। इससे अब वांग युन का स्पिरिट भी रिफाइन होने लगा। और जैसे ही बॉडी एंड स्पिरिट रिफाइन होकर एक हो गई, और उसी वक्त वांग युन वज्र बॉडी के 3rd लेवल यानी कि वज्र फ्लेम बोनस पर पहुंच गया। उसने तो 1 महीने के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।